हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर तेजी से बढ़ रही है। जंग के 19वें दिन रूस ने यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस पर 30 मिसाइलें दागकर उसे तबाह कर दिया। ये जगह पोलैंड बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में भी लड़ाई तेज हो गई है, जो अब तक सेफ हेवन बना हुआ था। रूसी सेना ने पोलैंड के बॉर्डर से महज 12 मील दूर यावोरिव में एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर क्रूज मिसाइलें दागकर 35 लोगों को मार दिया, जबकि 134 घायल हुए। रूस ने हमले में 180 विदेशी लड़ाकों को मारने का दावा किया। सदर्नपोर्ट सिटी माइकोलेव में भी रूसी एयर स्ट्राइक में 9 आम नागरिकों के मरने और दर्जन भर से ज्यादा के घायल होने का दावा रीजनल गवर्नर ने किया। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन और रूस के अधिकारी आज फिर से शांति वार्ता करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉल के जरिए होगी। रूसी सेना ने राजधानी कीव के पास इरपिन शहर में एक अमेरिकी पत्रकार रेनॉल्ड की गर्दन में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हुई। 51 साल के रेनॉल्ड अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी थे। रेनॉल्ड का साथी पत्रकार जुआन अरेंडेडो घायल है, हालत गंभीर है, इलाज जारी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक बार फिर रूस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। यहाँ 30,000 से ज्यादा लोग हाथ में यूक्रेन का झंडा लेकर इसमें शामिल हुए। ये सभी शीत युद्ध के दौरान विभाजित जर्मनी के प्रतीक ब्रेंडेनबर्ग के गेट के पास इकट्ठा हुए। प्रोटेस्टर ने कहा कि हम यूक्रेन के लोगों को भूलेंगे नहीं, प्रदर्शन जारी रहेगा। रूस ने यूक्रेन में लड़ाई तेज करने के लिए चीन के मिलिट्री इक्विपमेंट मांगे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अतिरिक्त आर्थिक सहयोग भी मांगा है, ताकि अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की तरफ से लगाए प्रतिबंधों से अपनी इकोनॉमी को बचाया जा सके। भारत की मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर पीएम इमरान खान ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक रैली में कहा कि आप सब जानते हैं कि 9 मार्च को क्या हुआ। भारत की तरफ से हमारे देश पर एक मिसाइल दागी गई। हम चाहते तो उसी वक्त इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने होश से काम लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने मामले की जांच में खुद को शामिल करने की बात कही थी। बैंगलोर टेस्ट में भारत का दबदबा कायम है। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच में 303 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी। इसके जवाब में मैच का दूसरा दिन खत्म होने तक श्रीलंका ने 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन बना लिए हैं। उसे जीत के लिए अब 419 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में भारत के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा, जो अब तक कायम है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगे और सदन में इस पर दोपहर के भोजन के बाद की कार्यवाही के दौरान चर्चा की जा सकती है। सरकार ने अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक को भी लोकसभा में विचार किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। पंजाब चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी का दबदबा राज्यसभा में भी बढ़ जाएगा। उच्च सदन में वाईएसआर के 6, समाजवादी पार्टी के 5, आरजेडी के 5 के बाद आप 5वें नंबर की पार्टी बन जाएगी। वही नए समीकरणों के चलते अकाली दल का राज्यसभा से पूरी तरह सफाया हो जाएगा। बीएसपी भी केवल 1 सीट तक सिमट कर रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत के बाद दिल्ली दौरे पर मौजूद योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक 20-21 मार्च को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। योगी के नए मंत्रिमंडल में करीब 57 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें 22-24 कैबिनेट मंत्री होने की संभावना। चुनाव में हार पर मंथन के लिए बुलाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की बात कही। पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया, सोनिया गांधी ने कहा कि वे राहुल और प्रियंका के पार्टी के लिए अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम सभी ने इसे खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का 4 दिवसीय बस्तर दौरा है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बस्तर, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इस बैठक में 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 6वां दिन। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में रिपोर्ट पेश करेंगे। साथ ही सीजीपीएससी का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन भी सीएम भूपेश बघेल पटल पर रखने वाले हैं। वहीं मंत्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर और अनिला भेड़िया के विभाग के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।
मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन। बजट सत्र के 6वें दिन सीएम शिवराज सिंह राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। वहीं आज से बजट अनुदान मांगों पर भी चर्चा शुरू होगी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर को दी बड़ी सौगात। सिंधिया ने रविवार को इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान जुड़े वर्चुअली। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और सांसद शंकर लालवानी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अपील भी की है। शिवराज ने सिंधिया से मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू करने की अपील की है। वहीं फ्लाइट शुरू करने पर इंदौर और गोंदिया वासियों की तरफ से सिंधिया को धन्यवाद दिया। हिमाचल प्रदेश में तैनात आईटीबीपी के जवानों की एक रोचक तस्वीर आई सामने। आईटीबीपी के हिमवीर जवानों ने उच्च हिमालय की बर्फ में कबड्डी खेली। तनाव भरे माहौल में जवान कुछ समय के लिए खुद को रिलैक्स करने के लिए इस तरह के आयोजन करते हैं। डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि पर्व की तैयारियों और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने बैठक ली है, जिसमें मंदिर ट्रस्ट, संबंधित विभागों के पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन भी शामिल हुआ। बैठक में नवरात्रि में मंदिर आने वाले सभी भक्तों की सुविधाओं और सभी व्यवस्थाओं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बेमेतरा में नवागढ़ विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह वजारे ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का निवारण किया। उन्होंने ग्रामीणों की मांग के मुताबिक अनुदान राशि के साथ साथ पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं भी की। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने रविवार को अपने प्रवास के दौरान ग्राम चिल्हाटी कला और कोरगुड़ा पहुंची, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कटनी में कृषि मंत्री कमलेश पटेल ने किसानों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि एमपी में मॉडल मंडी बनाई जाएगी। शिवराज सरकार के बजट पर जबलपुर कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रुहाड़ी ने कहा कि ये बजट प्रदेश को विकास की गति देने वाला बजट में हर वर्ग के उत्थान के लिए पर्याप्त प्रावधान। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट में पहली बार 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। कवर्धा में बिना परमिट और अवैध रूप से 6 यात्री बस के संचालन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 65,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। तो वही बिना परमिट के चल रहे एक टूरिस्ट बस को जब्त भी किया गया। पेंडा से विश्वनाथ काशी महादेव के दरबार के लिए रविवार से बाइक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का सफर तय किया जाएगा। शहर के समाज सेवी हर्ष छाबरिया और उनके करीब 12 साथी बाबा काशी विश्वनाथ के लिए निकले हैं। खंडवा में रविवार को महिलाओं के लिए विमेंस मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर की महिलाओं समेत युवतियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नगर के चौक चौराहों पर लोगों ने इस मैराथन दौड़ का स्वागत किया। कोरबा एसपी ने रिजर्व पुलिस लाइन और सभी थानों में सुबह गणना के समय राज्यगीत गायन के निर्देश जारी किए, जिसके तहत रविवार को पुलिस जवानों ने अपने ड्यूटी स्थल पर एक साथ राज्यगीत गाया, जिसमें एसपी भी शामिल हुए। ग्वालियर में सेना के रिटायर्ड नायक के साथ फ्लैट के नाम पर 21 लाख की ठगी का मामला सामने आया। सनवेली सोसाइटी में एक फ्लैट के अनुबंध के नाम पर 15 लाख रुपए नकद लेकर फ्लैट किसी और को बेच दी गई। पुलिस के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजापुर को 8 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। लखमा ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों सहित वनवासियों और निर्धन वर्ग के हितों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। बरगी के कांग्रेस विधायक संजय यादव ने प्रदेश सरकार पर उनके क्षेत्र की ओर घोर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। संजय यादव ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत योजनाओं को न तो पूरा किया जा रहा है और न ही पूर्ण हुई योजनाओं के अमल के लिए राशि दी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा के बाद केशकाल में संयुक्त शिक्षक संघ और सचिव संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षकों और सचिवों ने मुख्य मार्ग से विधायक निवास तक रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए विधायक को धन्यवाद दिया। पखानजूर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा नक्सल प्रभावित बड़गांव पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उनके साथ विधायक अनूप नाग भी मौजूद रहे।
केशकाल नगर पंचायत में रविवार को अलग अलग वार्ड में 54 लाख रुपए की लागत से बनाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण विधायक संतराम नेताम ने किया, जिसमें गौठान, सामुदायिक भवन, पौनी पसारी शेड निर्माण का लोकार्पण शामिल है। खरगोन के अवनी ग्राम स्थित ब्रजधाम में ब्रज की तर्ज पर ठाकुर जी मंदिर में 40 दिवसीय होली पर फाग उत्सव मनाया गया। इस दौरान सत्य यदुनाथ महाराज भी मौजूद थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने फूलों से होली खेली। कोरबा पुलिस ने ठगी के एक आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। आरोपी पर लोगों को लिफ्टिंग मशीन दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप था। आरोपी ने रायपुर, बिलासपुर समेत कई शहरों में दर्जन भर लोगों से ठगी की है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसो गांव में बिलासपुर पामगढ़ मुख्य मार्ग पर अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर मौत हुई। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हुआ। कटनी जिले के बरही के कोटेश्वर गांव के डैम में एक पुरुष और एक महिला का शव मिलने का मामला आया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, जांच जारी है। खंडवा में बंजारा समाज ने अपनी परंपराओं के तहत रविवार से ही होली के त्योहार की शुरुआत की। आगामी रंग पंचमी तक ये जारी रहेगी, जिसमें आसपास के 5 जिलों से आए बंजारा समाज के लोग शामिल हुए। पारंपरिक रूप से होली के त्योहार की शुरुआत की जा चुकी है। डोंगरगढ़ के घो तालाब के नेशनल हाईवे के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। 5 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। धार साइबर क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली ने 15 किलो अवैध गांजों के साथ 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले और तस्करों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई जारी है। बलरामपुर जिले के साप्ताहिक बाजार में मधुमक्खियों के हमले से भगदड़ जैसे हालात बने। मधुमक्खियों के हमले से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं कई घंटों तक बाजार का काम प्रभावित रहा। ग्वालियर में कॉलेज से ड्यूटी पूरी कर लौट रहे दंपति के साथ हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने लूट की। बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक दिखाकर 20,000 रुपए नकद, मंगलसूत्र ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, तलाश जारी है। बंदों से अपनी इकोनॉमी को बचा सके। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीनी विदेश नीति के वरिष्ठ सलाहकार के बीच वार्ता होगी। हमें हमारे दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करने और यूक्रेन युद्ध के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा प्रभाव पर चर्चा करने के प्रयासों पर केंद्रित होगी। वहीं व्हाइट हाउस ने चीन पर झूठे रूसी दावों को फैलाने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राजनयिक गतिविधियों की समीक्षा की और रूस को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और यूक्रेन की सरकार और लोगों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भारत की मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर पीएम इमरान खान ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक रैली में कहा कि आप सब जानते हैं कि 9 मार्च को क्या हुआ। भारत की तरफ से हमारे देश पर एक मिसाइल दागी गई। हम चाहते तो उसी वक्त इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने होश में काम लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने मामले की जांच में खुद को शामिल करने की बात कही थी। चीन में कोरोना महामारी ने फिर पैर पसार रही है। इस बीच एक न्यूज एजेंसी ने सरकार के हवाले से बताया कि चीन के शेनझेन शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसकी वजह से करीब 1 करोड़ 7 लाख लोग अपने घरों में कैद हो गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने रविवार को बताया कि चीन के मुख्य भूमि पर शनिवार को कोविड-19 के 1807 नए मामले आए, जबकि 131 मरीज बाहर से आए हैं। आज रेलवे ने अलग अलग कारणों से कुल 263 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। वहीं रेलवे ने 3 ट्रेनों को आज रीशेड्यूल करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा 16 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। बेंगलोर टेस्ट में भारत का दबदबा कायम है। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच में 303 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी। इसके जवाब में मैच का दूसरा दिन खत्म होने तक श्रीलंका ने 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन बना लिए। उसे जीत के लिए अब 419 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में भारत के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा है, जो कि अब तक कायम है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगे और सदन में इस पर दोपहर के भोजन के बाद की कार्यवाही के दौरान चर्चा की जा सकती है। सरकार ने अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक को भी लोकसभा में विचार किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। पंजाब चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी का दबदबा राज्यसभा में भी बढ़ गया है। उच्च सदन में वाईएसआर की 6, समाजवादी पार्टी के 5 और आरजेडी के 5 के बाद आप 5वें नंबर की पार्टी बन जाएगी। वही नए बने समीकरणों के चलते अकाली दल का राज्यसभा से पूरी तरह सफाया हो जाएगा। बीएसपी भी केवल 1 सीट तक सिमट कर रह जाएगी। रूसी सेना ने राजधानी कीव के पास इरपिन शहर में एक अमेरिकी पत्रकार रेनॉल्ड की गर्दन में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। 51 साल के रेनॉल्ड अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी थे। रेनॉल्ड का साथी पत्रकार जुआन घायल है, जिसकी हालत गंभीर है, इलाज जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रूस के 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय के हमले में कम से कम 596 आम नागरिक मारे गए। हालांकि वैश्विक निकाय के अनुसार सही आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 596 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 लोग घायल हुए हैं। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना से पॉजिटिव हो गए। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। उन्होंने बताया कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। हालांकि उनकी पत्नी मिशेल संक्रमित नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बराक ओबामा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार कम हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2503 नए केस आए, 27 लोगों की मौत हुई। बड़ी बात यह है कि मई 2020 के बाद देश में पहली बार इतने कम केस दर्ज हुए हैं। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 36,168 हुई। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,15,877 हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगे और सदन में इस पर दोपहर के भोजन के बाद की कार्यवाही के दौरान चर्चा की जा सकती है। सरकार ने अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक को भी लोकसभा में विचार किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। सत्र के शुरुआत में ही सत्ता दल ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। फिर वो राष्ट्रपति भवन की ओर निकले, जहां वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचे। इससे पहले रविवार को योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। माना जाता है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने सरकार गठन और राज्य के नए मंत्रिमंडल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। पंजाब के मनोनीत सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान बुधवार को अकेले शपथ लेंगे। भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश में कहा, आइए सभी मिलकर शहीद भगत सिंह जी के सपनों का पंजाब बनाएं। मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूं कि उस दिन पीली पगड़ी पहने और बहनें पीली शॉल पहने। उस दिन खटकर कला को बसंती रंग में रंगेंगे। पंजाब चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी का दबदबा राज्यसभा में भी बढ़ जाएगा। उच्च सदन में वाईएसआर के 6, समाजवादी पार्टी के 5, आरजेडी के 5 के बाद आप 5वें नंबर की पार्टी बन जाएगी। वहीं नए बने समीकरणों के चलते अकाली दल का राज्यसभा से पूरी तरह सफाया हो जाएगा। बीएसपी भी केवल 1 सीट तक सिमट कर रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत के बाद दिल्ली दौरे पर मौजूद योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक 20 से 21 मार्च को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। योगी के नए मंत्रिमंडल में करीब 57 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें 22-24 कैबिनेट मंत्री होने की संभावना है। 4 राज्यों में मिली जीत के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। होली का त्योहार पास है, ऐसे में प्रयागराज में पीएम मोदी के मुखौटे की मांग बढ़ने लगी है। प्रयागराज में एक दुकानदार ने बताया, इस बार होली पर लोग योगी और मोदी का मुखौटा ज्यादा मांग कर रहे हैं।
चुनाव में हार पर मंथन के लिए बुलाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की बात कही। पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सोनिया गांधी ने कहा कि वे राहुल और प्रियंका पार्टी के लिए अपना पद छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन हम सभी ने इसे खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी की चुनाव में हार के बाद आलाकमान स्तर पर मंथन शुरू हुआ है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का G23 गुट एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि 2 साल पहले हमारे कुछ साथी पार्टी को सक्रिय करने के लिए आगे आए थे, लेकिन पिछले 2 साल में पार्टी में किसी भी स्तर पर कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला। हर कोई चाहता है कि पार्टी अच्छी हो जाए, ज्यादा एक्टिव हो जाए। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ गई है। जंग के 19वें दिन रूस ने यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस पर 30 मिसाइलें दागकर उसे तबाह कर दिया। ये जगह पोलैंड बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में लड़ाई तेज हो गई है, जो अब तक सेफ हेवन बना हुआ था। रूसी सेना ने पोलैंड के बॉर्डर से महज 12 मील दूर यावोरिव में एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर क्रूज मिसाइलें दागकर 35 लोगों को मार गिराया, जबकि 134 घायल हैं। रूस ने हमले में 180 विदेशी लड़ाकों को मारने का दावा किया है। सदर्न पोर्ट सिटी माइकोलेव में भी रूसी एयर स्ट्राइक में 9 आम नागरिकों के मरने और दर्जन ज्यादा के घायल होने का दावा रीजनल गवर्नर ने किया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन और रूस के अधिकारी आज फिर से शांति वार्ता करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉल के जरिए होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो से अपील की है कि वो रूस के लगातार आक्रमण को देखते हुए यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करे। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि अगर नाटो हमारे आकाश को बंद नहीं करते हैं तो रूसी मिसाइलें आपके क्षेत्र में नाटो क्षेत्र पर नाटो नागरिकों के घरों पर गिरेंगी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि 13 मार्च को रूसी सेना के 4 विमानों, 3 हेलीकॉप्टरों को नष्ट किया गया। यूक्रेनी सशस्त्र बलों की वायुसेना कमान ने घोषणा की है कि उसने 13 मार्च को मिसाइलों के इस्तेमाल से 7 रूसी विमानों और एक मानव रहित हवाई वाहन को मार गिराया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रूस के 2 हफ्ते से भी अधिक समय के हमले में कम से कम 596 आम नागरिक मारे गए। हालांकि वैश्विक निकाय के मुताबिक सही आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 596 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूसी सेना ने राजधानी कीव के पास इरपिन शहर में एक अमेरिकी पत्रकार रेनॉल्ट की गर्दन में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। 51 साल के रेनॉल्ट अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी थे। रेनॉल्ट का साथी जुआन भी घायल है, जिसकी हालत गंभीर है, इलाज जारी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक बार फिर रूस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। यहाँ 30,000 से ज्यादा लोग हाथ में यूक्रेन का झंडा लेकर इसमें शामिल हुए। ये सभी शीत युद्ध के दौरान विभाजित जर्मनी के प्रतीक ब्रेंडेनबर्ग गेट के पास इकट्ठा हुए। प्रोटेस्टर ने कहा कि हम यूक्रेन के लोगों को भूलेंगे नहीं, प्रदर्शन जारी रहेगा। रूस ने यूक्रेन में अपनी लड़ाई तेज करने के लिए चीन से मिलिट्री इक्विपमेंट मांगे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अतिरिक्त आर्थिक सहयोग भी मांगा, ताकि अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की तरफ से लगाए प्रतिबंधों से अपनी इकोनॉमी को बचाया जा सके। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन विदेश नीति के वरिष्ठ सलाहकार के बीच वार्ता होगी। इसमें हमारे दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करने और यूक्रेन युद्ध के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा प्रभाव पर चर्चा करने के प्रयासों पर केंद्रित होगा। वहीं व्हाइट हाउस ने चीन पर झूठे रूसी दावों को फैलाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। उन्होंने हाल ही के राजनयिक गतिविधियों की समीक्षा की और रूस को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और यूक्रेन की सरकार और लोगों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भारत की मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर पीएम इमरान खान ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक रैली में कहा कि आप सब जानते हैं कि 9 मार्च को क्या हुआ। भारत की तरफ से हमारे देश पर एक मिसाइल दागी गई। हम चाहते तो उसी वक्त इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने होश से काम लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने मामले की जांच में खुद को शामिल करने की बात कही थी।
कनाडा में हुए सड़क हादसे में 5 भारतीय छात्रों की मौत हुई। ये हादसा शनिवार को ओंटारियो हाईवे पर शनिवार को हुआ। 5 स्टूडेंट्स कार से जा रहे थे। रास्ते में कार की टक्कर एक ट्रैक्टर ट्रेलर से हो गई, जिसके बाद तीनों ने दम तोड़ दिया। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने सोमवार को इस हादसे की जानकारी दी, साथ ही परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कोरोना महामारी का अंत अब जल्द घोषित किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि WHO ने कहा कि महामारी के अंत की घोषणा तुरंत करने के बारे में फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा। सभी से चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। उन्होंने बताया कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है। हालांकि उनकी पत्नी संक्रमित नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बराक ओबामा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। चीन में कोरोना महामारी ने फिर से पैर पसार ली है। इस बीच एक न्यूज एजेंसी ने सरकार के हवाले से बताया कि चीन ने शेनजिंग शहर में लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से करीब 1 करोड़ 7 लाख लोग अपने घरों में कैद हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने रविवार को बताया कि चीन की मुख्य भूमि पर शनिवार को कोविड-19 के 1807 नए मामले आए, जबकि 131 मरीज बाहर से आए हैं। कोरोना को लेकर हांगकांग में स्थिति लगातार खराब हो रही है। अधिकारियों ने कोविड-19 के 27,647 नए मामलों की पुष्टि की है। 87 लोगों की कोविड से मौत हुई है। अब तक यहाँ 3,729 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं वियतनाम में दुनिया में ऐसा दूसरा देश है जो कोरोना की सबसे ज्यादा सुनामी झेल रहा है। एक हफ्ते में यहाँ 14 लाख से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। कोरोना से मौत के मामलों में मुआवजे के लिए झूठे दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमें मुआवजे का आदेश दिया था, तब कल्पना भी नहीं की थी कि इसके लिए झूठे दावे भी होंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कैग से ऑडिट का सुझाव दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों के 180 करोड़ से ज्यादा की खुराक दी जा चुकी है। कल 4,61,318 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियात टीके लगाए गए। देश में जानलेवा कोरोना महामारी के मामले कम हो रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,503 नए मामले आए, 27 लोगों की मौत हुई। बड़ी बात यह है कि मई 2020 के बाद देश में पहली बार इतने कम केस दर्ज किए गए। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 36,168 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,15,000 के पार चली गई है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मामले आए। 24 घंटे में प्रदेश में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। राज्य में अब तक कुल 10,733 लोगों ने इस बीमारी से अपनी जान गंवाई है। रविवार को कोरोना से इंदौर में 4 और भोपाल में 7 नए मामले दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मामले आए। राहत की बात है कि कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। अब प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 337 है। 24 घंटे में कोरोना से 52 मरीज ठीक हुए। आज रेलवे ने अलग अलग कारणों से कुल 263 ट्रेनों को कैंसिल किया। वहीं रेलवे ने 3 ट्रेनों को आज रीशेड्यूल करने का फैसला किया है। इसके अलावा 16 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी है। सेंसेक्स 230 पॉइंट्स बढ़कर 55,750 पर कारोबार कर रहा है, जो 64 पॉइंट्स ऊपर 55,614 पर खुला था। वहीं निफ्टी 35 अंक की बढ़त के साथ 16,630 पर बंद हुआ। मध्य प्रदेश में आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की इस बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस असंगठित कामगार की बैठक रखी गई है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मियों को अवकाश देने की घोषणा की है। गृह मंत्री ने परिवार सहित द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए अवकाश देने की घोषणा की। ये निर्देश मंत्री ने डीजीपी को दिए हैं।
मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के खाली पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। 1400 पदों पर प्रोफेसर की भर्ती पीएससी से कराने की कवायद शुरू हुई है। प्रोफेसर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा विभाग जल्द पीएससी को प्रस्ताव भेजेगा। बता दें कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल सहित 5146 पोस्ट खाली है। राजधानी भोपाल में कल पकड़े गए 4 आतंकियों को आज एटीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से रिमांड में लेकर मध्य प्रदेश में फैले आतंकियों के नेटवर्क का एटीएस जानकारी लेने वाली है। बता दें कि चारों आतंकी बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन के आतंकी हैं। सभी आतंकी जमात-ए-मुजाहिदीन के सदस्य हैं। आतंकियों के पकड़े जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। पूरे मामले में एसआईटी गठित करेंगे। गंभीरता से मामले की जांच जारी है। पूरे मामले की तह तक जाना जरूरी है। एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गए, वहीं दूसरा जवान घायल हुआ, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। सोनपुर मार्ग पर दोंदर बेड़ा के पास ये हादसा हुआ। बता दें कि रोड ओपनिंग के लिए पार्टी निकली हुई थी, जहां आईईडी ब्लास्ट की चपेट में दोनों जवान आए। आईटीबीपी 53वीं बटालियन में शहीद एएसआई राजेंद्र सिंह पदस्थ थे। कवर्धा में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने वालों में एक महिला और एक पुरुष नक्सली शामिल है। दोनों जिले में सक्रिय विस्तार प्लाटून 2 के सदस्य हैं, जो 5 साल से जिले में एक्टिव थे। कवर्धा में नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस गश्त न होने और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर आईबीसी 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस विभाग का दल प्रभावित गांव पहुंचा और ग्रामीणों से समस्याओं की जानकारी ली। जगह जगह पहुंचकर नक्सली द्वारा लगाए गए पोस्टर भी जब्त किए गए। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर एनएसयूआई आज रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का घेराव करेगा। ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी प्रबंधन के सामने अपनी मांग रखेंगे। बता दें कि यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी किया है। कवर्धा के पांडातराई थाना पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 युवक को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 2 लाख की कीमत के 25 किलो गांजा जब्त किया गया। एक आरोपी मौके से फरार है, तलाश जारी है। अलीराजपुर में युवतियों से अश्लील हरकतें करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 15 लोगों को पकड़ा। आरोपियों की गिरफ्तारी कर अलीराजपुर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि वालपुर भगोरिया हाट में इन आरोपियों ने युवती के साथ अश्लील हरकत की थी। टीकमगढ़ वन विभाग में पदस्थ एसडीओ पर कार्रवाई की गई है। सागर लोकायुक्त टीम ने एसडीओ को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ने स्टाफ में जांच के बदले रिश्वत मांगी थी। सरायपाली की सिंघोड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 16 लाख रुपए का 80 किलो गांजा समेत 20 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट रहटीखोर के पास घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल कार्रवाई जारी है। कवर्धा के रक्सी गांव में महिला को प्रताड़ित कर दहेज मांगने का मामला आया। महिला ने मामले में पति से 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। मामले की जांच जारी है। पत्थलगांव के लुड़ेग क्षेत्र में 4 हाथियों का दल घूम रहा है। हाथियों के दल ने चिकनी पानी में 2 घरों को क्षतिग्रस्त किया, साथ ही इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचाया। क्षेत्र में हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल एसटीएफ और टीएसएफ ने पेंगोलिन की तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्कर पेंगोलिन को कान्हा से लगे जंगल से होकर बहर मलाजखंड की तरफ ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। सभी के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया। ग्वालियर में पानी की मेन पाइपलाइन फूट गई, जिससे सड़क पर हजारों गैलन पानी बह गया। पाइपलाइन फूटने के 5 घंटे बाद भी निगम और पीएचई का अमला नहीं पहुंचा था, जिससे हजारों लीटर पानी बहा। बता दें कि अमृत योजना के तहत 4 शहर के नाका पर पाइपलाइन डाली गई है। इंदौर में गर्मी ने दस्तक दी है। शहर में अब तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के अंत तक पारा 40 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं अभी शहर में 3 से 4 डिग्री तक तापमान बढ़ने वाला है।